जाते हैं। प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। कंटेनर से उतरकर सीसीपीओ के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहां आए, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुजाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए, उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़े। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। इसका मतलब कि ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून, ये माफिया है। ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। तो नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति, एजाज चौधरी, उमर चीमा समेत दीगर कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी है। लाहौर में दफ़ा 144 पहले से ही नाफिज कर दी गई थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल अब कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने सदर की तरफ से सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने के अमल को गैर आइनी करार दे दिया है। क्या कहा उन्होंने आज, आइए आपको दिखाते हैं। सदर पाकिस्तान को मैं ख़त लिखूँगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है, मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं था और न सिर्फ अभी उन्होंने गैर आइनी हरकत की है, जो आज से 9 महीने पहले भी उन्होंने उस गैर आइनी हरकत का वो हिस्सा थे। तो नाज़रीन, आज ही साथ ही साथ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जो हैं, उन्होंने ये आगे वज़ीर आज़म की बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस पर है, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनको शायद उन केसेस के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होते हैं। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फैज ईसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन 2 जज साहिबान के सामने ना लगाया जाए। तो अब 1 घंटा पहले चीफ जस्टिस ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया है और 9 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है, जो कल इस केस की समाअत करेगा। जिन जजेस पर नून लीग ने इतराज़ात उठाए हैं वो भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इस बेंच में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उनका नाम शामिल नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस में 3 सवालात का जायज़ा लेगी। सवाल नंबर 1 ये है कि असेंबली तहलील होने पर इंतखाबात की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 2, तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और सवाल नंबर 3, वफाक और सूबों की आम इंतखाबात के हवाले से क्या जिम्मेदारी है। यही सवालात हम आज अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और ये भी उनसे पूछेंगे कि जेल भरो तहरीक से क्या तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर लेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सेनेटर जनाब राना मकबूल अहमद साहब, जो सेनेट की कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साबिक गवर्नर रह चुके हैं, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर वकील हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी है उसके एक अहम रुकन भी रह चुके हैं नेशनल असम्बली के अंदर। सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब, चूँकि आप एक सीनियर वकील हैं, ये जो 9 जजेस के ऊपर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ने और सू मोटो ले लिया है सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात नहीं कराए जा रहे थे, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। और जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसके अंदर वो शामिल नहीं हैं। देखिए मुनीज़ा, ये सुओ मोटो तो इस अंदाज से चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, लेकिन अगर इसका ज़रा पसे पर्दा देखें, यानी बैकग्राउंड देखें, तो वो एक जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच यानी एजाजुल आसम साहब, जस्टिस एजाजुल आसम और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये सुन रहे थे, जो CCPO लाहौर की पिटीशन थी।
उस सिलसिले में जब ये इशू भी आया कि पंजाब में जो है वो तहलील के बाद जो असम्बलियाँ हुई हैं उसमें जो है तारीख़ इलेक्शंस की नहीं दी जा रही है और उसकी तवालत जो है वो शायद आइन के जो है इनहराफ के मुतरादिफ है। और वो उस बेंच ने एक नोट लिख के भेजा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर मुनासिब अगर समझें चीफ़ जस्टिस साहब तो एक लार्जर बेंच की तश्कील दें। और उस पर जो है सुओ मोटो चीफ़ जस्टिस साहब ने उस जज फाजिल जज साहिबान की उस यानी वो जो उन्होंने लिख के भेजा था मुरासला, उसकी बुनियाद पर ये सुओ मोटो हुआ है। तो इसलिए उसमें तो ये 2 जजेस और यही हमारा ज़ाब्ता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो जज साहिबान ये तजवीज़ करके भेजते हैं चीफ जस्टिस को, वो उस रुकन का लाजमी जुज़्व होते हैं, वो तो इंक्लूडेड होते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने ये 9 रुकनी बेंच जो बनाया है, मैं समझता हूँ ये तीनों नुकात जो उन्होंने रखे हैं ये बहुत ही इस वक्त कौम को जो और मुल्क को और सारी एक जो हिजानी कैफियत बनी हुई है, सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुछ और कहते हैं, और इसी तरह जो है गवर्नर्स जो है अपना तसाल से काम ले रहे हैं, और एक अपोजिशन की जमात जो है मोहतरम इमरान खान साहब की PTI वो इस पर जो है न सिर्फ नाला है बल्कि वो एक तहरीक चलाए हुए है जेल भरों की। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कौमी सरासीमगी का आलम था। चीफ जस्टिस ने बहुत ही बरवक्त और बहुत ही मुनासिब ये इकदाम किया है फुल बेंच बनाने, लार्जर बेंच बनाने का। तो दुरुस्त फैसला था। कंपोजिशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं उसी पर अर्ज करने लगा था, मुनासिब होता कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो उसके बाद यानी तरतीब में सीनियर मोस्ट जजेस में आते हैं काजी साहब के बाद, उनका अगर वो इंक्लूजन होती इस बेंच में तो ज़्यादा मुनासिब होता, कोई मुज़ायका नहीं था। मगर फिर हैविंग सेड दैट ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है और ये जो है तयशुदा बात है कि ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। मैं नहीं समझता कि इस बात को कोई मुतनाज़ा बनाया जाए या जिस तरह आपने कहा है इसको मुतनाज़ा बनाना ना गैर मुनासिब होगा। माशाअल्लाह 9 जजेस जो हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट तक आपको पता ही है जब जज पहुंचता है तो वो कितना तजर्बेकार होता है और उन्होंने हल्फ ली हुई है आइन की पासदारी। और एक बात आज ही मुझसे जो है वो इल्हाम तो मुझे नहीं आता है लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए ये मुसल्लम करवाएंगे और ये इंश्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 90 दिन के अंदर तहलील से ये इलेक्शंस इनकाद इस पर यकीनी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट। आप ये मुझसे आज ही लिखवा लें। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है, इसमें मैं वापस आऊंगी चूँकि आपने बहुत ही अहम बात की, मगर आपने एक और भी बात की कि जी मुतनाज़े जो है हमें नहीं करना चाहिए इस बेंच को। तो राना मकबूल साहब, क्यों आपकी पार्टी मुतनाज़े कर रही है इस बेंच को जिसके अंदर जस्टिस मुज़ाहिरुल नकवी भी हैं, फिर उसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं? देखिए जी मुनीदा, ये बात वैसे ही भली नहीं लग रही, सच्ची बात तो है, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। द सेकंड सीनियर मोस्ट ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसने चीफ जस्टिस बनना है, अगर आप ओवरलुक कर दें और फिर उसके बाद जो सीनियर हैं सरदार साहब जो हैं, सरदार तारिक साहब, उनको भी ओवरलुक कर दें। मैं तो चाहूँगा अगर कोई सुन रहा हो तो मेरी तो अपील ये होगी कि इन दोनों को भी इसी बेंच में शामिल किया जाए। लेट देयर बी 11 जजेस इंस्टेड ऑफ 9, ताकि ये जो एक थोड़ी सी अशकाल लोगों के जहनों में आती है वो भी ख़त्म हो जाए। ऑल दी ऑनरेबल जजेस शुड पार्टिसिपेट इन टोटल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी वो फैसला दें सारी कौम उसको तस्लीम करेगी। तो लेकिन खोसा साहब ने जो प्रेडिक्शन की है वो तो अपनी एक्सपर्टीज़ की बिना पर ज़रूर की होगी, उनका एनालिसिस अपना है, लेकिन यू नेवर नो क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, किस तरह एनालाइज किया जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बेंच। फतियाना साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या हर्ज होता कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी इसका हिस्सा होते, फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब भी इसका हिस्सा होते, तो फिर ऐसा लगता कि जी नून लीग को भी कोई शिकायत नहीं होनी थी। आपका इसके ऊपर क्या राय है आपकी इसके ऊपर? जी फतियाना साहब।
मेरा ख्याल है फतियाना साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी भी। जी फतियाना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी फतियाना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है फतियाना साहब को आवाज़ नहीं आ रही मेरी। मैं कोशिश हम करेंगे कि फतियाना साहब से फिर से हमारा जो है राब्ता हो जाए। लतीफ़ खोसा साहब, आपने सेनेटर मकबूल साहब की बात सुनी। वो ये कहते हैं कि ठीक है 11 मेंबर बेंच बना देते, आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तारिक मसूद साहब को भी कर देते, मगर देखिए आपकी अपनी जो वकला बरादरी है उन्होंने ये ऐलान कर दिया और ये कहा है कि जो एक मुबैना ऑडियो लीक का मामला है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिसके अंदर शामिल है, उन्होंने ये कहा है कि जी या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब रिज़ाइन कर दें या हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जो है वो रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। तो फिर कॉम्पोजिशन के ऊपर सवालिया निशान तो उठेगा ना जी। देखिए उन्हीं की ईमा पर ये जो है फुल बेंच बना है, उन्हीं की ईमा पर ये जो है सुओ मोटो लिया गया है, उन्हीं के मरासले पर जो चीफ जस्टिस को लिखा है उसी बेंच ने उन्हीं पर लिखा है। तो ये बुनियादी तौर पर तो उन्होंने ही महसूस किया कि एक ऐसा आईनी डेविएशन हो रही है, आइन से इनहराफ हो रहा है जिस पर अमलदारी के लिए एक लार्जर बेंच बनना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आती है कि अगर इस तरह से हम यानी बार की ख्वाहिशात पर किसी को जो है मुअत्तल कर दें या इस्तीफ़े पर मंजूर करना शुरू कर दें, यानी मजबूर करना शुरू कर दें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है बार कमा हक्काहू अपना फरीज़ा जो है जो उनको मंसूब जो उनके सुपुर्द है यानी लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट के ताबे उसको जो है वो कमा हक्को उससे जो है नबुर्द आजमा हो रहे हैं। हाँ अलबत्ता अगर हमने किसी पार्टी के कहने पर हमने जो है उनकी हमनवा बनना है, जिस तरह हमें पिछली दफ़ा ये एतराज़ था कि ये कौन सुप्रीम कोर्ट का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के सुप्रीम कोर्ट बार का कि जी उम्र कैद ख़त्म कर देनी चाहिए। ओ भाई ये अगर किसी की नालिश है तो वो अपना ज़ाती तौर पर उसकी नालिश करे, लेकिन पाकिस्तान की वकला किसी भी फरीक का किसी भी पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते, ना उनकी तर्जमानी कर सकते हैं, ना उनकी ख्वाहिश के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी राय कुछ मुख्तलिफ है। ये गैर मुनासिब था। अच्छा, ये गैर मुनासिब है बिल्कुल। ये जजेस को कभी मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए हमारे अदारे को। अगर एक दफ़ा इंसाफ का अदारे जो है वो मुतनाज़े हो जाते हैं तो खाकम बदहन फिर आपकी खाना जंगी शुरू हो जाएगी। नहीं बिल्कुल दुरुस्त, मगर लतीफ़ खोसा साहब कता कलामी माफ, शायद इसलिए भी जजेस मुतनाज़े हैं और अदलिया मुतनाज़े है चूँकि भुट्टो साहब का भी केस जो है उसको आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको एक जुडिशल मर्डर करार दे चुकी है, बल्कि बाकी सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वकला ख़ास तौर पे इसको जुडिशल मर्डर मानते हैं। मगर इस बात को छोड़ के फतियाना साहब आपकी जानिब आऊँगी। एक तनकीद की जा रही है जेल भरो तहरीक, आपने उसका आज आगाज़ किया, आपके जो लीडरान हैं उनको कोट लखपत जेल भी अब मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक अच्छा मौका था मगर उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव हिफाजती बेल करा ली, तो क्यों नहीं उन्होंने अपने से आगाज़ किया जेल भरो तहरीक का? देखें, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो माशाल्लाह अटारी जनरल पाकिस्तान भी रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनकी बात से फुल्ली इत्तफाक करता हूँ कि हमें आला जजेस को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब खुद बहुत सीनियर जज हैं और हमें तमाम जजेस पर एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये सियासत की कि जजेस को मुतनाज़े करें और उन पर कीचड़ उछाले। हमें इस मौके पर इस बात की हौसला शिकनी करनी चाहिए कि फ़लाँ जज हो, फ़लाँ जज ना हो, फ़लाँ चीफ जस्टिस हो, फ़लाँ ना हो, मर्ज़ी का रेफरी हो, मर्ज़ी का जज हो, तो मुल्क कैसे आगे चलेगा? और दूसरा आपने सवाल किया कि जेल भरो तहरीक, ये हमारी टैक्टिस, हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वक्तन फ़क्तन हम नई हिकमत अमली के तहत एक नई मूव चलाते रहते हैं और आपने देखा कि हमारी तमाम हिकमत अमली कामयाब रही है। आज अवाम हर सतह पर हर तरफ से हमारे साथ खड़ी हुई है। सबसे मकबूल जमात, सबसे वोट बैंक जिसका टेस्टर क्या है, क्राइटेरिया यार्डस्टिक एक वो है इलेक्शन। 17 जुलाई का इलेक्शन 75% रिजल्ट, 10 अक्टूबर का इलेक्शन 80% रिजल्ट। तो अब यही वजह है कि आज इंतखाब से PDM भाग रही है।
मैं समझता हूँ कि राना मकबूल साहब नहीं सर, मगर मेरा सवाल, चूंकि लोग बहुत ये सवाल कर रहे हैं ट्विटर पे, मैंने कहा आप आए हुए तो मौका मिल गया मैं पूछ लूँ कि ख़ुद इमरान खान साहब ने शुरुआत क्यों नहीं की जेल भरो तहरीक से? चूँकि माजी में हमने जो जेल भरो तहरीकें देखी हैं उसके अंदर लीडर सबसे पहले ख़ुद जाके अपनी जो है वो अरेस्ट दे देते हैं, मगर उन्होंने तो हिफाजती बेल ली हुई है। गुजारिश ये है कि अगर कमांडर इन चीफ ही आपको जेल में भेज दें तो पीछे फौज को कौन चलाएगा? कि वो तो डेफास्ट जाना चाहते थे। इमरान खान साहब तो जमानत की दरखास्त देना नहीं चाहते थे, वो तो कहते थे कि सबसे पहले मैंने जेल में जाना है। हमने बड़ी मुश्किल से उनको रोका हुआ है और कहा है कि आप ना जाएं, और ये पार्टी का फैसला है, जमहूरी पार्टी है, क्योंकि पार्टी की हाईकमान और कोर कमेटी उनको अलाउ नहीं कर रही कि वो जेल की तरफ जाए, और उनको हमने पूर्व देख करके उनकी जमानत करवाई है। ये वो पार्टी जो पॉलिसी होगी तो वो भी जेल की तरफ रवाना होगी। फिलहाल तो बाकी जो हमारी पूरी टीम है, वर्कर्स हैं या बाकी हमारी लीडरशिप है, वही जेल जा रही है। अच्छा राना मकबूल साहब, वैसे आप क्यों इनको जेलों के अंदर भर रहे हैं? इस वक्त जो जेलों की तादाद है, अगर मैं सेंट्रल जेल का ही आपको बता दूं तो 2500 कैदियों का जो है वहाँ पे रूम है, मगर इस वक्त 5000 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर भरे हुए हैं। राना मकबूल साहब और लतीफ़ खोसा साहब तो जानते हैं हमारे जो प्रिजन्स है वो ओवर क्राउडेड हैं, तो क्यों आप इनको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर जा रहे हैं? वर्कर्स हैं और खान साहब तो खुद आ नहीं रहे जेल में। मुझे अगर इजाज़त दें, एक बात की गई है, खोसा साहब ने भी किया है और मुतनाज़े वाली फतेहाना साहब ने भी किया है, दोनों काबिल इज़्ज़त हैं। खोसा साहब तो मैंने पहले ही कहा हमारे उस्तादों की तरह हैं। ये बिल्कुल इन प्रिंसिपल बात दुरुस्त है कि जो हायर जुडिशरी है उनकी इज़्ज़त, एहतराम, उनका इकराम हमारा फ़र्ज़ बनता है, और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई नफाक की सूरत पैदा हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने अपने फ़ैसलों से अपनी हैसियत को मनवाया है। क्या हम ये कहें कि मुनीर अहमद और कार्निलिस बराबर हैं, एक ही तरह के? क्या हम ये कहें कि अनवारुल हक और हमूदुर रहमान बराबर हैं, एक ही तरह के? क्या हम ये कहें कि साकिब निसार और अजमल मियाँ एक जैसे हैं? इसलिए ये बात तो आप जैसे जितनी मर्जी छुपा लें, ये बात छुप नहीं सकती, ये तारीख़ का एक हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नकवी साहब के बारे में कोई ऐसी बात हुई है, मोस्ट वेलकम, आए, वो हमेशा बैठते हैं, लेकिन अगर एतराज़ बार ने भी कर दिया है तो उन्हें उन इशू से रिक्यूज़ कर देना चाहिए। ऑनरेबल जजेस तो रिक्यूज़ करते रहते हैं कि जी मेरे पे एतराज़ हुआ, मैं नहीं इस पे बैठूंगा, और सैकड़ों केसेस होते हैं, हर रोज़ बैठते रहते हैं। अब आई जी जेल की बात। जेल में तो खुद जाना चाहते थे, कोई हुकूमत ने तो फैसला नहीं किया उनको जेल में बंद करने का। और प्रेसिडेंट मगर एक जगह ज़रूर ये बात कही गई कि इमरान खान साहब की जो अगर मंशा होगी या उनकी ख्वाहिश होगी कि हम वर्कर्स को जेल में भरें, तो हम वर्कर्स को जेल में भरेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ ये गए हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है 5000 कैदी ऑलरेडी मौजूद हैं और कैपेसिटी सिर्फ 2500 की है एक रिपोर्ट नहीं, के उसमें मुताबिक। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको, मैं नहीं समझता कि उनको रखना चाहिए हमेशा के लिए। अगर उनकी ख्वाहिश हो तो किसी और जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ थोड़ी बहुत तो इनको कितनी देर तक के लिए रखा जाएगा? लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तो 144 की वायलेशन की शायद कोई FIR 188 में दर्ज हुई होगी, वो तो बेलेबल ऑफेंस होता है, हो सकता है वो कल ही आ जाएं। अच्छा। और उनका वो जो है कारकर्दगी और परफॉर्मेंस जो रजिस्टर हो जाए कि चलो हम जेल में गए हैं अपनी पार्टी की खातिर। लेकिन बाहर सूरत ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। ये अगर जेल की साइंस बड़ी डिफरेंट साइंस है। काश उन्होंने हसरत मोहानी को पढ़ा होता, मौलाना जफ़र अली ख़ान को पढ़ा होता, शोरश कश्मीरी को पढ़ा होता, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा होता। ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह होता है ये जेलें जो हैं भरने का, वो और चीज़ है। ये बड़ी फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है। चलो अच्छा है इन्होंने उनको इमिटेट करने की मेरा ख्याल है यहाँ पे कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो है जेल भुगती है। हमने ख़ुद देखा है कि कैसे वो भी जेल गए, तो जेलों का जो हाल है सारे सियासतदानों को पता है। तो लतीफ़ खोसा साहब इसीलिए शायद सवाल किया जाता है। तो आपसे एक सवाल करूँगी वक्फे के बाद, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो एक ये कानून भी निकाला है जिसके ऊपर बड़ी कॉन्डेमनेशन आई है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कंडेम किया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कंडेम किया है, और उस कानून के तहत जो भी अदलिया को और फ़ौज के ऊपर तनकीद करेगा तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। अब सवाल ये है
कि ख़ुद जो हुक्मरान जमात है ऑपोजिशन में आने से पहले ही तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं अदलिया के ऊपर। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कानून भी देख के बनाने चाहिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बिल प्रपोज़ किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ने कि जी अगर आप अदलिया के ऊपर या कि आप फ़ौज के ऊपर अगर तनकीद करेंगे तो आपको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। राना मकबूल साहब, आप आजकल जो है तनकीद कर रहे हैं 2 जजेस के ऊपर और बिल्स जो हैं आप ये प्रपोज़ कर रहे हैं। देखिए जी, बिल तो अभी कमेटी में आया नहीं, तो कमेटी तक पहुँचे तो सिंस आई एम ऑन दिस लॉ एंड जस्टिस कमेटी इन द सेनेट, हाँ, और इसमें इस तरह के लॉज जो हैं हमारे पास आते हैं तो हम उसको पूरी तरह एनालाइज करेंगे। आम जो व्यू सेनेटर्स का वो ये है कि दे विल नॉट अप्रूव इट सो कंफर्टेबली। उसकी वजह इसकी नीटी क्रिटिस देखनी है, क्योंकि वो देखते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर तो आपने पहले ही कदगन बड़ी लगाई हुई है आर्टिकल 63 में। पार्लियामेंट जो है ना आर्म्ड फोर्सेस को डिस्कस कर सकती है ना जुडिशरी को डिस्कस कर सकती है, दोनों। हालांकि बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई एक्सेसिव ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगी। इसको पूरी तरह थ्रेड पर एनालिसिस करके इसकी रेमिफिकेशन को देख के फिर फैसला होगा। मैंने सेनेटर्स का व्यू आपको बता दिया है। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, आप तो पस मंज़र जानते हैं आर्टिकल 63 का, तो आप ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 63 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसकी अब इस माहौल के अंदर जगह बन रही है या इसके अंदर तरमीम होनी चाहिए? देखें, न सिर्फ 63 बल्कि 62 भी हमने मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से बड़ी मिन्नत की थी जब 18वीं तरमीम हम कर रहे थे कि ये जो ज़ियाउल हक की पैमदकारियाँ हैं आइन के अंदर आर्टिकल 62 और 63 में खुसूसन, इनको खुदारा हज़फ कीजिएगा, क्योंकि ये तो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यानी उसके जुडिशल मर्डर के बाद जब 79 में इन्हें फांसी लगाई गई, 80 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, उसमें भी ये आया कि आप अदलिया पर और आप फ़ौज पर तनकीद करेंगे तो आपको ये होगा। और इसी तरह से आपकी आर्टिकल 62 और 63 में आपको ये जो है सादिक और अमीन और 621F और दूसरे जो है आर्मी और जुडिशरी की क्रिटिसिज्म, जुडिशरी को इसलिए बीच में ऐड किया गया क्योंकि उस वक्त भुट्टो साहब को जब फांसी लगाई गई थी तो जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अपने अंदर भी, और हमारी कम्युनिटी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन थी। तो वो उसके लिए उन्होंने ये रखे थे, ये किए थे। हमने बड़ी मेहनत की PMLN को कि इनको भी हज़फ करें। हमने 135 तरामीम आइन में की थी, लेकिन PMLN ने उस वक्त हमारी बात ना मानी और ये हज़फ न किए, और नतीजा ये हुआ कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब आज उसी की रद्द में लाइफ बैन की भुगत रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हम पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। ये बिल जो PMLN ने प्रपोज किया है कि 5-5 साल सजा कर दी जाए, पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी। और जिस तरह राना साहब ने कहा, द सेंस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज, इज दैट दिस विल बी रिजेक्टेड, दिस बिल विल नॉट। इसमें मेरी एक सबमिशन आप सुन लीजिए जरा। इस मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं जरा फतियाना साहब को भी शामिल कर लूँ। मैं जरा लॉ की बात इससे कनेक्टेड है। These laws are already existing, having safeguards to preserve the respect and prestige of the courts as well as the armed forces. भाई PPC है, उसमें सेक्शन मौजूद हैं सभी की ये लाने की जरूरत क्या है? यही मैं कह रहा हूँ ना, आप आगे आइए ना जी। और जो कोर्ट्स हैं उनके पास कंटेम्प्ट लॉज हैं, तो ये आप जरूर बात आपकी पार्टी के अंदर शायद लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, मगर फतियाना साहब से भी पूछ लेते। फतियाना साहब तो आया नहीं, मैंने तो क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, आप खुद जाती तौर पे यू डोंट एग्री और कई लोग आपने बताया PMLN से हु डोंट एग्री, मगर फतियाना साहब आपका भी जो लीडर है ये ना हो कि जो ये कल गलती कर चुके हैं वो आज आप गलती करें। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? 62, 63 सादिक और अमीन, इसका तरमीम होनी चाहिए कि नहीं? जी, मैं सरदार की बात से फुल्ली आर्टिकल 3 ये तो डिक्टेटरशिप की है, इसको वापस होने के आइन को ट्रांसपेरेंट और
पब्लिक फ्रेंडली, डेमोक्रेसी फ्रेंडली होना चाहिए। और फिर ये है कि अब कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होती, कहीं भी हर शख्स को डिस्कस किया जा सकता है। अगर मेंबर पार्लियामेंट को, वज़ीर आज़म को, सदर को डिस्कस किया जा सकता है तो किसी और को क्यों नहीं किया जा सकता। और कोई फरिश्ता नहीं है, इसमें हर्ज नहीं है। इससे बल्कि ज़्यादा बेहतर इदारे मजबूत होंगे और अवाम के दिलों में रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। अब देखें सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं होता, बड़े बड़े लेकिन आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमें रवायात को बेहतर करना होगा और इतने संगीन कानून बनाने की जरूरत नहीं है जो कल आपके गले में ही पड़ जाए। जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिरता है। तो हमें ऐसी पैबंदकारी आइन में नहीं करनी चाहिए जिसका खमियाजा बिल आखिर कौम को और फिर वो पैबंद करने वाले खुद भी इसमें फंसते हैं, ट्रैप होते हैं। ठीक, मगर एक और अहम सवाल ये भी है फतियाना साहब कि अब आपके सदर के खिलाफ जो है रेजोल्यूशंस मूव करने के लिए तैयार है JUIFA नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, कि जो उन्होंने तारीख दी है इलेक्शंस की, सूबाई इलेक्शंस की, वो गलत तारीख दी है, वो गैर आईनी है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन 2017 जो है उसका सेक्शन 57 बड़ा वाज़ेह है कि सदर ममलिकत को अख्तियार है कि इलेक्शन के सिलसिले में हदायत जारी कर सकते हैं। आपने देखा उसी एक्ट के तहत एक खत लिखा, फिर दूसरा खत लिखा और फिर मदऊ किया कंसल्टेशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमीशन को। आए हम बैठते हैं वाने सदर में और इस पर नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया आने से। अब ज़ाहिर है सदर ममलिकत तो एक सरबराह रियासत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, क्योंकि सदर, नेशनल असेंबली और सेनेट तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनती है और वो तीनों मुसल्लह फौज और तमाम इदारों की रियासत के सरबराह हैं। तो अगर उन्होंने मदऊ किया था तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन वहाँ चला जाता। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, 9 सीनियर जजेस ने, जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम है। कल 2 समाअत होगी। मुझे पूरा यकीन है आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर असेंबली तोड़ने की शक्ल में इंतखाबात। जी, ऐसा ही लग रहा है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है, मगर आपकी जो बात है हमें समझ में आ गई है कि आप ये उम्मीद करें कि ये जो 9 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच जो तश्कील दिया है, कि ये अब इसका फ़ैसला करेगा इनके इंतखाबात की तारीख जो है वो देना किसकी ज़िम्मेदारी है, और इधर ये बात क्या तयन हो जाएगा। मगर क्या ये एक्सेप्टेबल होगा तमाम सियासी जमातों को, ये हम पूछेंगे अपने जो सियासतदान हमारे यहाँ पे आए हुए, लीडरान आए हुए, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 2 मोशंस या रेजोल्यूशंस कह लें नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर तैयार हो रहे हैं सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि उन्होंने सूबाई असम्बलियों की तारीख अनाउंस करके जो है गैर आइनी काम किया है। वो JUIF की तरफ से तैयार हो रहे हैं। राना मकबूल साहब, आपकी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है इस हवाले से। तो इधर आपके जो इत्तेहादी हैं जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब, वो भी ये बात कह चुके हैं कि जी ज़ाहिर है फिर सदर ही करेंगे अनाउंस अगर गवर्नर ने नहीं किया तो। देखिए, इसमें कंसल्टेशन सारी पार्टियों को, जो एलाइज की बात कर रही हैं, ये कंसल्टेशन के बाद ही फैसला होगा कि क्या करना है और जो रेजोल्यूशन उसके क्या कंटूर्स होंगे। ये नहीं कि एक पार्टी जो अपनी मर्ज़ी से इसको बना ले और वो सारे इसको सपोर्ट कर दे। जो इसका प्रिलिमिनरी एनालिसिस है होगा, उसके बाद ये फैसला होगा कि किस तरह की ये बनेगी। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी बीइंग द मेजर एलाई ऑफ दिस टोटल पॉलिटिकल अलायंस, तो उनका रोल तो बहुत ज़्यादा होगा। ये तो नहीं कि उनको आप छोड़ दें और बाकियों की ओपिनियन के साथ एक रेजोल्यूशन दे दें, ऐसे होगा नहीं। और आप इंतखाबात की जो डेट जो आप कह रहे हैं कि जी आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे करें, अक्टूबर में जो आम इंतखाबात होने हैं, मगर इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राय मुख्तलिफ है। लतीफ़ खोसा साहब, क्या राय है इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखें, हम समझते हैं कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि एक 100 अरब जो है अब लगे सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शंस पर अखराजात खर्चे हों। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पाकिस्तान वुड बी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, यानी 532 के करीब या 500 कितने जो हैं वो तो सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शंस होंगे। तो उसके बाद जो है 4 महीने या 6 महीने के बाद फिर 100 अरब रुपया लगे एंड ऑल दैट इसी वो केओस और कन्फ्यूजन और एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी पाकिस्तान उसकी क्या मुतहम्मिल है। तो बेहतर तो आइडियल यही है कि बैठ कर खुदारा अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को
हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है, बहाल कर दिया है, तो अब आके अपना किरदार अदा करें पार्लियामान में आके, और बैठकर जो है आगे पीछे 2-3 महीने आगे पीछे हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आई थिंक यू नीड अ पॉलिटिकल कंसेंसस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, और हमारे अवाम को भी कोई यकीन होगा कि सियासतदान भी अपने मामलात को आइडियल सिचुएशन है करने के मुताबिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो यही होगी कि सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शंस हैं, आप कह रहे हैं आम इंतखाबात के साथ हो, मगर आम इंतखाबात जो है इसी साल जो अक्टूबर की डेडलाइन है तब हो। नहीं, तब नहीं हो। 12 अगस्त को इनकी 5 साल पूरे हो जाते हैं कौमी असेंबली के। कोई कयामत नहीं आएगी अगर सितंबर में हो जाएंगे इलेक्शन, 1-2 महीना आगे कर दें, लेकिन इकट्ठे इलेक्शंस करवाएं। मगर हैविंग सेड दैट, स्टिल वी वुड वांट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आइन कहता है आइन के मुताबिक किया जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ कंसेंसस की। अगर कंसेंसस होता है, अगर कंसेंसस नहीं होता तो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस 90 दिन के अंदर बिल्कुल होने चाहिए। ये आइन का तकाजा है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। आइन से मावरा पीपल्स पार्टी ने कभी सोचा नहीं है। आइन का ये खालिक है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और आइन के मुताबिक चलेगी। आपने कंसेंसस की बात की, तो क्या कंसेंसस के लिए कोई दरवाज़ा खुला है? फतियाना साहब, आप तो लीड कर सकते हैं अपनी पार्टी को नेशनल असेंबली के अंदर, अभी तक आप लोग वापस नहीं आए नेशनल असेंबली के अंदर, उसकी क्या वजह है? और क्या ये सारे मामला अदालत में ही तय करेंगे, जज साहिबान ही तय करेंगे, या कि आप समझते हैं कि सियासतदान मिल के कोई कंसेंसस कर सकते हैं और सारे इलेक्शन आप 2 महीने पहले इकट्ठे कर लें, लेट्स से अगस्त सितंबर के अंदर? इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? गुजारिश ये है कि जहाँ तक कौमी असम्बली में वापस आने का तल्लुक है, 43 MNAs ने अपने इस्तीफे विड्रा कर लिए थे, और इसके बावजूद हमारे इस्तीफे बैक डेट में एक्सेप्ट करके भिजवाए गए, और फिर 1 दिन बाद 24 को नेशनल असम्बली ने, और 1-2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई किया, जिसको हमने चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दी है, लेकिन स्पीकर साहब की नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं हुई। 35 + 35 43 ये सारे MNA जो इंतजार कर रहे हैं। अब 7 मार्च को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में तारीख है। अगर तो वो स्पीकर साहब की नोटिफिकेशन को भी सस्पेंड करते हैं तो फिर हम कौमी असम्बली जाने की पोजीशन में हैं। अब ये स्पीकर साहब पे है, अगर चाहें तो खुद भी कबल अज़ वक्त उस नोटिफिकेशन को विड्रा कर सकते हैं। अच्छा। और अगर वो डायलॉग को नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं, इसके विद 90 डेज इलेक्शन हो रहे हैं। तो उस हिसाब से 13 अप्रैल लास्ट डेट है पंजाब की, और 16 अप्रैल लास्ट डेट है खैबर पख्तूनख्वा की। अब इसका दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप चाहते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे कर लें, तो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अब अक्टूबर तक जा नहीं सकते आईनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसका दूसरा हाल ये है कि कौमी असम्बली को फिलफौर तोड़ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब को अख्तियार है और वो हमारे साथ ही एक डेट पे करवा ले। अच्छा, ले आए 13 या 12 अप्रैल को कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवा दिए जाएं। इससे एक दिन में इलेक्शन हो जाएगा, सर। ये कम होगा। ये बड़ी अहम तजवीज़ दी है। मैं इसके ऊपर रिएक्शन जाऊंगी राना मकबूल साहब के। जी, आप बाकी बलूचिस्तान की जो असम्बली है और पंजाब की असम्बली उसको भी डिसॉल्व करें, और सारे बलूचिस्तान और सिंध की और तमाम सूबों के जो हैं इकट्ठे कर लें आप। देखें जी, बात जो खुद साहब ने कही है वही बात साहिब है। बात यह है कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, यू डोंट सिट ऑन द पार्लेस टेबल। जो अभी प्रेसिडेंट के रोल की बात हो रही थी, ये रोल उनका है कि ही शुड मीडिएट, कॉल द स्टेक होल्डर, देन डिस्कस दिस इश्यूज़, किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुँचें। जैसे वो कह रहे थे गुल साहब के भी 1-2 महीने आगे हो जाए तो ये तो कता कलामी माफ़। लतीफ़ खोसा साहब, आपकी पार्टी के स्पीकर हैं, इधर रियाज फतियाना साहब कह रहे हैं कि जी अगर स्पीकर विड्रॉ कर लें अपने जो उन्होंने नोटिस भेजें तो ये आ जाएंगे असेंबली में, बजाय कि आप सदर के पास जाएं, असेंबली में मामला हल कर लें। नहीं, इससे पहले ज़रूरी है कि आपस में एक एमिटी की फ़िज़ा पैदा की जाए। वो इसी सूरत होगी कि जब एक ये गुफ्तगू की मेज़ पे बैठेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ फ़ैसले करेंगे, डेट भी करेंगे, और बिल्कुल जैसे सियाने दोस्त और दुश्मन होते हैं, सियाने जी,
ये दुश्मन जब बेअकल हो जाए, मेरे 30 सेकंड्स रह गए जी, सियाने हों तो ये फिर आपस में बैठ के इस मसले को हल कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के आपके स्पीकर हैं, अगर वो चाहें तो ये आ सकते हैं, अगर विड्रॉ कर लें अपने नोटिसेस तो ये PTI जो है वो नेशनल असेंबली में आ सकती है। नोटिफिकेशन जी, नोटिफिकेशन साहब अपने आप को करेक्ट कर लें, ये आर्टिकल 254 में इलेक्शंस उसके बाद भी हो सकते हैं, ऐसी कोई कदगन आइन में नहीं है। तो इसलिए अगर सितंबर में हो जाते हैं इलेक्शन सारे इकट्ठे तो ये अप्रैल कोई लाजमी नहीं है, सहीफा आसमानी नहीं है, आइन खुद इजाज़त देता है आर्टिकल 254 में। तो मगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार हो जाएगी, जिस तरह के रियाज फतियाना साहब कह रहे हैं सारे सूबों की इकट्ठी कर लें? इज दैट अ चॉइस? वो 12 अगस्त को वैसे ही खत्म हो जाएगी, 5 साल। मैं तो कह रहा हूँ कि सितंबर में कर लें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ खोसा साहब, रियाज फतियाना साहब, राना मकबूल साहब, तीनों बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कानून को अच्छी तरीके से नाजरीन समझते हैं। एक तजवीज़ तो आई है कि सूबों के जो इलेक्शंस हैं वो आम इंतखाबात के साथ हो जाए, और आम इंतखाबात को अक्टूबर में जो होने थे उनको आप आगे करके 2-3 महीने पहले कर लें तो ये सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। मगर उसके लिए फ़िज़ा पैदा करनी होगी, वो कैसे होगी? नेशनल असेंबली में PTI कैसे वापस आएगी? ये भी एक सवालिया निशान है और इसी के ऊपर हमारी नज़र होगी। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।